गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 का पार्ट 1 एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 7 नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो जो नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है वही पार्ट को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स। अब ये हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज non-narcotic analgesics, these are the agent which relieves or suppress the sensation of pain without depressing central nervous system and non-addictive in nature। तो जो ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जिसे कि हम आज देखने वाले हैं, तो ये ऐसे एजेंट है कि ये पेन को सप्रेस करते हैं या फिर रिलीफ देते हैं विदाउट डिप्रेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो भी सेंटर्स है उनको विदाउट अफेक्टिंग ये काम करते हैं और ये नॉन एडिक्टिव इन नेचर है। जबकि हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है ये एडिक्टिव इन नेचर है। अगर हमको वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं मिलता है तो पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम दिखते हैं। बट इन केस ऑफ योर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ये सीएनएस पे एक्ट नहीं करता, अल्टीमेटली ब्रेन से कनेक्ट इजीली नहीं होता है और ये जो भी सुपरफिशियल पेन है रिलेटेड टू योर मसल्स एंड योर स्किन, तो ये पेन पे ये ज़्यादा काम करते हैं। In addition to that analgesic effect, this agent also have antipyretic and anti-inflammatory property। तो यही वजह से हमने जो हमारा चैप्टर का नाम जो है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बोला है। तो एंटीपायरेटिक नथिंग बट those agent which reduce the elevated temperature of your body। मीन्स जो ऐसे एजेंट जब हम लेते हैं तो जब हमें बुखार है तब हम ये ऐसे एजेंट्स लेते हैं जो कि हमारे बुखार को कम करने का काम करते हैं, एज वेल एज एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है जिसे कि हमने एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक बोला है ड्यू टू दिस रीजन कि भाई जो भी फीवर हमें आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो भी बढ़ता है ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ मीडिएटर्स जो कि हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, वो बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने का काम जो है ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक करते हैं। और इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी है। यही एजेंट को दूसरा नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे सिंपली NSAID बोलते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को ही हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि हम सेकंड इसमें बोल सकते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और थर्ड इसमें बोल सकते हैं उसको एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स। अब एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक्स आर एजेंट्स विच रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। तो मैंने जैसे बोला कि बुखार हो गया, तो बुखार में हम अगर हमारा नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक देते हैं और हमारा NSAID जिसे हम बोल रहे हैं वो देते हैं, तो वो रिड्यूस करेगा हमारा एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भी हमारी बॉडी जो है 37 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर होना चाहिए आइडियली टेम्परेचर पे लाके छोड़ता है। तो ये खासियत है आपके नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में और NSAID में। ठीक है, अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी agents are used to produce symptomatic relief from inflammation। जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन क्या होता है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट को आप ध्यान में रखिए, ऐसे एजेंट जो कि इन्फ्लामेशन को रिलीफ देने का काम करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं हम हमारा मेन जो चीज है इन्फ्लामेशन। आपको एंटीपायरेटिक समझ में आ गया है, एनाल्जेसिक इफेक्ट समझ में आ गया है। एनाल्जेसिक ऐसे एजेंट है जो कि पेन रिड्यूस करने का काम करते हैं। एंटीपायरेटिक एजेंट ऐसे है जो कि हमारे बॉडी का एलिवेटेड टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं जहां पे भी इन्फ्लामेशन होता है। अब मेन चीज है कि व्हाट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या है। ठीक है, ये थोड़ा मेरा स्लाइड में नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया, तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं। तो इन्फ्लामेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर इनिशिएटेड बाय अ स्टिमुलस। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन कब होता है, जब हमें कोई स्टिमुलेट करता है, हमारे बॉडी को कोई स्टिमुलस स्टिमुलेट करता है। अब ये स्टिमुलस कहाँ से आते हैं, द स्टिमुलस में बी इंजुरी टू द टिश्यू, इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय सर्टेन मीडिएटर रिलीज बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस समझ गए आप कि भाई कोई चीज हमको छेड़ती है। ठीक है, अब वो छेड़ती है तो उस पे बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये छेड़ने वाली चीजें कौन सी है, इंजुरी टू द टिश्यू, मीन्स आपको कुछ कट गया, कुछ छिल गया, या फिर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें कुछ मार लग गया, तो वो एक स्टिमुलस हो गया आपके बॉडी को, एन मीन्स आपके बॉडी को छेड़ने वाला बात हो गया। देन इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी छेड़ने वाला बात है कि भाई बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को छेड़ रहा है। उसके अलावा सर्टेन मीडिएटर रिलीज बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, धूल हो कुछ भी हो, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, तो एंटीजन को जब भी हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करता है अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसमें सर्टेन मीडिएटर रिलीज होते हैं। जैसा कि अगर अब मैं 2-3 मीडिएटर के नाम लेता हूँ, जैसा हो गया आपका हिस्टामिन हो गया, देन प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ब्रैडिकाइनिन्स हो गया। तो ये मीडिएटर रिलीज होते हैं और ये रिलीज होने के बाद आपका इन्फ्लामेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब ये इन्फ्लामेशन मीन्स अल्टीमेटली आपके बॉडी को कोई इंजुरी होता है तब होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तब होता है, या फिर कोई एंटीजन आपके बॉडी में चला गया है तो उसके इसमें जब मीडिएटर रिलीज होते हैं तो उसके वजह से इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आर एडेमा, पेन एंड समटाइम फीवर। तो अब ये आपके बॉडी को तो छेड़ दिया है, ठीक है, स्टिमुलस आपके बॉडी को मिल गया है वाया वेरियस रूट। ठीक है, अब इस पे आपकी बॉडी जो है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको रिएक्ट करेगा। इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा तो इसमें अल्टीमेटली आपको जहां पे इंजरी हुआ है या फिर कोई पार्ट इन्फेक्ट हुआ है वहां पे ये चीजें दिखेगी, लाइक एडेमा। एडेमा मीन्स रिटेंशन ऑफ फ्लूइड एट दैट पर्टिकुलर एरिया। जहां पे आपको अगर इंजरी हुआ है वहां पे अल्टीमेटली वाटर का रिटेंशन होगा और फ्लूइड का रिटेंशन होगा। अब इंजरी हुई है तो अल्टीमेटली पेन तो होगा, और अगर पेन थोड़ा डीप है उसके वजह से आपको कभी कभी फीवर भी आ सकता है। तो एडेमा इज द स्टैग्नेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड दैट रिजल्ट फ्रॉम वासोडाइलेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ
प्लाज्मा वाटर। तो यहाँ पे एडेमा का एग्जैक्ट रीजन बताया हुआ है। तो जो भी पार्ट, जो भी टिश्यू है, टिश्यू आपका जो भी इन्फेक्टेड है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, तो वहां पे क्या हो जाता है, अल्टीमेटली वो पार्ट जो है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन वहां पे एडेमा हो जाता है, वहां पे फ्लूइड स्टोर होता है, वहां पे फ्लूइड रुकता है, जिसके वजह से आपको सूजन जो बोलते हैं ना, सूजन सूजन आता है। और ये क्यों आता है, ड्यू टू दैट लोकल वासोडायलेशन, वहां पे लोकल वासोडायलेशन होता है, और वासोडायलेशन होने के वजह से जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा वाटर जो है वो डिफ्यूज होता है टू दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, जिसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड और वहां पे सूजन होती है जहां पे भी इंफ्लेमेशन होता है। द सिंथेसिस and release of prostaglandin and cytokinin are associated with pain and fever। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन नथिंग बट अ योर बॉडी मीडिएटर, ठीक है। साइटोकाइनिन्स भी ये एक काइंड ऑफ मीडिएटर्स है जिसके वजह से वेरियस रिएक्शन चलती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, आपका जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है जो आपके ब्रेन में है, ठीक है, तो ब्रेन में जो हीट रेगुलेटिंग सेंटर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में या ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ओवर सिक्रीशन कभी कभी हो जाता है, और जिसके वजह से आपको फीवर का होने का चांसेस है, यानी आपका बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। अब ये साइटोकाइनिन्स में स्पेशली ब्रैडिकाइनिन जो है ये रिलीज होता है जब भी आपको इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन जब भी होता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एज वेल एज ब्रैडिकाइनिन दोनों भी पेन जो आपके बॉडी में होता है वो ड्यू टू दिस मीडिएटर होता है। अगर इनका सिक्रीशन हो गया तो ये सिक्रीशन होना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी बॉडी जो है अल्टीमेटली उसका डिफेंस मैकेनिज्म चालू हो जाता है, बट डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से आपको थोड़ा पेन और थोड़ा फीवर आता है, ठीक है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक डिफरेंट फ्रॉम नार्कोटिक एनाल्जेसिक in that they do not depress CNS and divide of action एडिक्शन लायबिलिटी। तो ये मैंने आपको पहले ही पहला स्लाइड का डेफिनेशन में बता दिया कि जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है ये मोस्टली सीएनएस को डिप्रेस नहीं करते हैं, और इसमें एडिक्शन होने का जो खतरा है जो कि हमें नार्कोटिक एनाल्जेसिक में था वो इसमें नहीं है। इसके बाद आता है दिस ड्रग स्पेशली रिलीव पेन अराइजिंग फ्रॉम स्किन, मसल्स, जॉइंट एक्सेट्रा। तो ये जो ड्रग है ये जो पेन है, जो स्किन पे अगर पेन है, स्किन पे कटा हुआ है, छिला हुआ है, या फिर मसल्स में पेन है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, इसमें स्पेशली ये काम करते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ये चीजों में काम करते हैं। दे आर नॉट यूजफुल इन विसरल पेन, ये मेन इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर आपको विसरल पेन होता है तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक यूजफुल है, बट विसरल पेन नहीं होता है। विसरल पेन क्या है, हमारा विसरा अल्टीमेटली हमारा लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, ये सब विसरल ऑर्गन मीन जो सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए जो जितनी भी चीजें हैं उसको हम विसरल ऑर्गन्स या टिश्यू बोलते हैं। तो ये विसरल पेन अगर होता है तो ऐसे पेन में आपका ये ड्रग यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन समझ गए। इन्फ्लामेशन नथिंग बट फिर से एक बार देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर इनिशिएटेड बाय अ स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस इनिशिएट करता है, इंजुरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई मीडिएटर का रिएक्शन हो गया, उसके वजह से स्टिमुलस
आपके बॉडी को मिलता है, जिसके रिस्पॉन्स में आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जागी हो जाती है और वो उसके अगेंस्ट, वो स्टिमुलस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और अल्टीमेटली वही जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म के दौरान आपको एडेमा होता है, पेन होता है या फिर फीवर होता है। तो ये जो हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स है लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन, इसके वजह से ही हमें ये एडेमा, पेन और फीवर होता है। ये तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। तो इसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID भी बोल सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स भी बोल सकते हैं। मोस्टली NSAID ये फेमस है, इसलिए आप इसको क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेन ड्रग है आपका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स में, वो आते हैं सैलिसिलेट्स। और सैलिसिलेट्स का वेल नोन एग्जांपल है एस्प्रिन। इसके अलावा सोडियम सैलिसिलेट आता है, मिथाइल सैलिसिलेट आता है, सैलिसिलिक एसिड आता है। तो ये डिफरेंट काइंड के ड्रग ये पहली कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट है आपका सैलिसिलेट। देन आता है पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव। पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव, इसका वेल नोन एग्जांपल है पैरासीटामोल एंड फिनासिटिन। तो फिनासिटिन ये जो है, फिनासिटिन थोड़ा टॉक्सिक ड्रग है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिनासिटिन से ही डिराइव्ड हुआ है पैरासीटामोल, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसके बाद आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव। पायराजोलिन डेरिवेटिव में आता है आपका फिनाइल ब्यूटाजोन एंड एनाल्जिन। ठीक है, उसके बाद है फेमस इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें फेमस ड्रग है इंडोमिथासिन। तो इसका भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद आता है एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल है मीफिनामिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आपका फेवरेट आइबुप्रोफेन और नैप्रोक्सेन आता है। उसके बाद ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में आता है पायरोक्सिकैम और मिसेलेनियस एजेंट्स में आता है डाइक्लोफिनेक। तो ये टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज है। 8 कैटेगरीज में आपका NSAID डिवाइड हुआ है। तो ये पार्ट 1 में हम सैलिसिलेट्स को ही डिस्कस करेंगे। सैलिसिलेट्स मोस्टली पूछा जाता है। इसके अलावा जो 7 पार्ट है, मींस पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव से लेके मिसलेनियस एजेंट्स को हम ये पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं सैलिसिलेट्स में। तो सैलिसिलेट्स का फर्स्ट पहले देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स को क्या बोलते हैं हम? ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो सैलिसिलेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, द गैस्ट्रिक pH फेवर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सैलिसिलेट। तो सैलिसिलेट एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? स्टमक से भी होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी होता है। अब जो गैस्ट्रिक pH है, ये फेवर करता है आपके सैलिसिलेट के एब्जॉर्प्शन को। सैलिसिलेट ऑलवेज गिवन आफ्टर मील टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन विच में लीड्स टू नॉशिया एंड वोमिटिंग। आप जितने भी सैलिसिलेट डेरिवेटिव बोलो, पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव बोलो, ये डेरिवेटिव इरिटेंट इन नेचर है। ये जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं, अल्टीमेटली स्टमक को इरिटेट करने का काम करते हैं। तो जब भी आपको ये ड्रग लेना है तो आफ्टर मील ही लीजिए, नहीं तो अल्टीमेटली नोशिया और वोमिटिंग होने के चांसेस डेफिनेट है। अनदर वे टू prevent gastric irritation by sodium salicylate is to give sodium bicarbonate with salicylate। अब सोडियम सैलिसिलेट हो या एस्प्रिन हो, अगर आपको इससे गैस्ट्रिक इरिटेशन अवॉइड करना है तो आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी ले सकते हैं।
aspirin is rapidly deacetylated in the plasma and liver to produce salicylic acid, which is then degraded by the liver by conjugation mechanism and excreted in urine. तो एस्प्रिन जो है, जो कि आपका सैलिसिलेट ही है, तो ये क्या होता है, ये डीएसिटाइलेटेड होता है आपके ब्लड प्लाज्मा में। एसिटाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसे हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो भी बोलते हैं एस्प्रिन को। तो एसिटिल ग्रुप निकल जाता है प्लाज्मा में से, फिर इससे बनता है आपका प्योर सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड फर्दर काम होने के बाद या बिफोर काम ये लीवर में जाता है, लीवर में ये डिग्रेड होता है और डिग्रेड होके ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चला जाता है। अब ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म की लिए हमने एडीएमई में देखा है कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म होता है, जिसकी में वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड होता है आपके सैलिसिलिक एसिड के साथ, जिसके वजह से वो यूरिन में से इजीली एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो यूरिन में अल्टीमेटली वाटर का कंपोजिशन ज्यादा होता है, तो ये कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म की वजह से आपका सैलिसिलिक एसिड इजीली एक्सक्रीट होता है वाया यूरिन। द एक्सक्रीशन ऑफ सैलिसिलेट in the urine is pH dependent, and increase in the pH of urine increase the elimination of aspirin as salicylic acid in urine। तो सैलिसिलेट जो है मोस्टली आपका जो सैलिसिलिक एसिड जो है, जो कि एस्प्रिन से बनता है, इसका एलिमिनेशन जो है वाया यूरिन, ये पीएच डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा यूरिन का पीएच रहेगा, अल्कलाइन पीएच रहेगा, उतना जल्दी एज अ सैलिसिलिक एसिड आपका एस्प्रिन एलिमिनेट होता है वाया यूरिन। तो ये हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सैलिसिलेट। अब ये सैलिसिलेट्स में मैं इंडिविजुअल ड्रग्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अल्टीमेटली एस्प्रिन को कंसीडर कर रहे हैं, और एस्प्रिन इंपॉर्टेंट ड्रग है इन दिस कैटेगरी। अब हम सैलिसिलेट्स में देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है मोस्टली हम सैलिसिलेट में एस्प्रिन का देखते हैं, तो ये है डोज डिपेंडेंट, आप डोज कैसा देते हैं। दस at normal therapeutic dose it has analgesic, antipyretic and anti-inflammatory properties, while at higher dose it has uricosuric effect। ठीक है, तो ये जो ड्रग है आपका नॉर्मल थेरापेटिक डोज पे जो है ये एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी दिखाता है, जो कि हमें चाहिए। हमें पेन से छुटकारा चाहिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो आप एस्प्रिन को ले सकते हैं, इन्फ्लामेशन है तो आप इसको ले सकते हैं एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी। बट हायर डोज पे ये क्या काम करता है, एज अ यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट। यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट मीन्स ये एलिमिनेट करता है आपके बॉडी से यूरिक एसिड को। तो अगर आपके बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड है तो हायर डोज अगर आप एस्प्रिन का लेते हैं तो आपके बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने का और रिमूव करने का काम एस्प्रिन करता है। इट हैज बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। तो एस्प्रिन जो है ये ऐसा ड्रग है जिसका पेरिफेरल भी इफेक्ट है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट है। बट हमने क्या बोला था, हमारा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स जो है ये मोस्टली डिप्रेस नहीं करता सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो इसका इफेक्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी इसका इफेक्ट है। The mechanism of action include inhibition of the enzyme cyclooxygenase and prostaglandin synthetase। तो ये जितने भी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, इनको
कम करने इफेक्ट है और प्रॉपर्टीज है एस्प्रिन की, ये इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड है वो है अल्टीमेटली साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करना एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस को इनहिबिट करना। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जैसे ही साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम का इनहिबिशन होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस एंजाइम का इनहिबिशन होता है, वैसे ही जो मीडिएटर है प्रोस्टाग्लैंडिन है, साइटोकाइनिन्स है, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है और इसके वजह से आपको एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मिलता है। तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका एनाल्जेसिक एक्शन। तो सैलिसिलेट प्रोड्यूस रिलीफ फ्रॉम द पेन। तो जितने भी सैलिसिलेट है ये पेन में रिलीफ देने का काम करते हैं। दे आर मेनली यूजफुल फॉर रिलीविंग डल एक्किंग पेन ऑफ लो इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर सच एज जॉइंट एंड मसल। तो मसल्स और जॉइंट से जो पेन आता है उसको रिलीफ करने के लिए मोस्टली सैलिसिलेट्स यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन टूथैक एंड डिस्मेनोरिया। अब ये टूथैक में भी अगर आपके दांतों में दर्द है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पेन होता है तो उसमें भी ये ड्रग एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाते हैं। Peripherally, it acts by blocking the effect of bradykinin, which is pain-producing chemoreceptor, and also reduce synthesis of prostaglandin and its release. तो जैसा कि मैंने बोला था, पेन ये जो है एक मीडिएटर लाइक ब्रैडिकाइनिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है आपका सैलिसिलेट पेरिफेरली। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रिड्यूस करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन से हमें इन्फ्लामेशन मिलता है और ब्रैडिकाइनिन से हमें पेन मिलता है। तो ये दोनों पे एक्ट करता है और अल्टीमेटली हमको एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है। It is supposed to act on hypothalamus which is responsible for integration of pain sensation। तो जैसा कि मैंने बोला है कि सैलिसिलेट जो है ये हाइपोथैलेमस पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, एक्सिस प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो रहा है उसको स्टॉप करता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस का जो कैपेसिटी है टेम्परेचर रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो है उसको नॉर्मल लेवल पे लाता है या फिर रीसेट करता है हाइपोथैलेमस को टू द नॉर्मल टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। एंटीपायरेटिक एक्शन, सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंटीपायरेटिक एक्शन। इन फीवर हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन हाइपोथैलेमस इज अफेक्टेड। तो जैसा कि मैंने बोला हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो है हाइपोथैलेमस का ये अफेक्ट होता है ड्यूरिंग फीवर बाय द मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन। एक्सिस प्रोस्टाग्लैंडिन वहां पे होता है जिसके वजह से आपका हाइपोथैलेमस जो है ये फीवर प्रोड्यूस करता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। तो एस्प्रिन रीसेट द हीट रेगुलेटिंग सेंटर और हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म बाय peripheral vasodilation and perspiration, thus lower the body temperature। तो एस्प्रिन हाइपोथैलेमस के प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस भी कम करता है एज वेल एज जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है उसको रिसेट करता है बाय पेरिफेरल वासोडाइलेशन एंड प्रेस्पिरेशन। मीन्स स्वेटिंग, एक्सेसिव वाटर लॉस आपके बॉडी से होता है और आपके बॉडी में वासोडाइलेशन होता है जिसके वजह से बॉडी का टेम्परेचर लो डाउन होता है। Aspirin inhibit increase prostaglandin level in brain by inhibiting its synthesis during fever। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई
प्रोस्टाग्लैंडिन जो लेवल है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल जो ब्रेन में होता है, स्पेशली हाइपोथैलेमस में, तो उसको इनिबिट करने का काम एस्प्रिन करता है और सैलिसिलेट करता है। एस्प्रिन डज नॉट रिड्यूस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर हम एस्प्रिन को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के टाइम पे ऐसा ही खाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम ही कम वो करता नहीं है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहता है। सैलिसिलेट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन पे क्या काम करता है वो हम देखते हैं। तो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, थोड़ा स्लाइड में मेरा प्रॉब्लम है, मैंने इसको जल्दी जल्दी में बनाया तो मैं इसको नंबरिंग देना भूल गया। तो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट होता है सैलिसिलेट का वो हम देख लेते हैं। तो सैलिसिलेट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने का काम सैलिसिलेट करता है। तो ये कैसा करता है? सैलिसिलेट इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय स्केलेटल मसल which leads to more production of carbon dioxide which results in stimulation of respiration। तो सैलिसिलेट क्या करता है? जब भी हम सैलिसिलेट को कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है, स्केलेटल मसल्स का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देता है। जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वहां पे जो सेल है, जो टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आपको पता है हमारा ब्लड, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन जितना कंज्यूम होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये जितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो स्टिमुलेट होता है फॉर मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो जब भी हम सैलिसिलेट लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन जो है ये बढ़ जाता है। सैलिसिलेट ऑल्सो स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला। तो सैलिसिलेट में स्पेशली एस्प्रिन जो है, अगर एस्प्रिन हम लेते हैं तो ये तो काम करता ही है, बट इसके अलावा जो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो कि हम देख चुके हैं इन अवर 7 चैप्टर नार्कोटिक एनाल्जेसिक में, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को भी हमारा सैलिसिलेट स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है हमारा बढ़ जाता है व्हाइल टेकिंग सैलिसिलेट एज अ ड्रग। तो सैलिसिलेट अगर हम ड्रग करके कंज्यूम करते हैं तो वो रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। द हाइपरवेंटिलेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन कॉजेस रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। तो हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है, अभी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से और हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस मींस बेसिक कंडीशन में चला जाता है। फोर्थ इफेक्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी रूमेटिक इफेक्ट। तो सैलिसिलेट रिड्यूस द कैपिलरी परमेबिलिटी एंड डिमिनिश द अमाउंट ऑफ एक्सुडेशन, ठीक है, दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एंटी रूमेटिक इफेक्ट। तो सैलिसिलेट क्या करता है, जब भी हम एज अ ड्रग लेते हैं फॉर रूमेटिज्म और रूमेटिक कंडीशंस के लिए, तो सैलिसिलेट क्या करता है, वहां की कैपिलरी जो होती है, ब्लड कैपिलरी जो होती है, उसकी परमेबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वहां से कुछ भी निकल नहीं पाता, एक्सुडेशन जो है उसको कम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल करता है एंटी रूमेटिक इफेक्ट में, ठीक है। तो ये एंटी रूमेटिक इफेक्ट इसकी वजह से होता है कि भाई सैलिसिलेट जो है वहाँ के एरिया जहाँ पे भी आपको रूमेटिज्म हुआ है वहाँ के कैपिलरीज की परमेबिलिटी कम कर देता है और डिमिनिश करता है वहाँ का एक्सुडेशन,
जिसकी वजह से आपको एंटी रूमेटिक इफेक्ट मिलता है। उसके बाद आते हैं सैलिसिलेट लाइक एस्पिरिन एंड इंडोमिथासिन आर सपोज टू इनिबिट ब्रैडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन एंड दस कॉज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो ये हम देख चुके हैं कि भाई हमारा सैलिसिलेट जो है लाइक एस्पिरिन और इंडोमिथासिन ये क्या करते हैं, ब्रैडिकाइनिन जो कि पेन प्रोड्यूस करता है एज वेल एज इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है, ये दोनों को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमें एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है। इसके बाद है यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट। अब ये यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट आपको बता चुका हूं। द एक्शन ऑफ सैलिसिलेट ऑन यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इज डोज डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये स्पेशली जो सैलिसिलेट है, सैलिसिलेट का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीशन कैसा होता है। अगर हम एक दिन में in a dose of less than 3 gram per day they block the tubular secretion of uric acid and raise blood uric acid level। तो अगर हम सैलिसिलेट को 3 ग्राम से कम ले रहे हैं एक दिन में, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो हमारे किडनी में जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, नेफ्रॉन्स, आपको पता होगा नेफ्रॉन्स, जब ये आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में देखा होगा, किडनी जब पढ़े होगे, तो नेफ्रॉन्स में जो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये सैलिसिलेट क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का एक एक्सक्रीशन नहीं होता है, हमारे बॉडी से निकलता नहीं है, और जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बट when the dose is increased to 5 gram or more on daily basis, then it prevents the reabsorption of uric acid and increase its excretion। तो ये है इसका मेन चीज कि भाई 3 ग्राम पर डे लेते हो तो आपका ब्लड का यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा, बट अगर आप डोज बढ़ा देते हो 5 ग्राम या फिर उससे ज्यादा लेते हो एक दिन में, सैलिसिलेट में कोई भी हो, एस्पिरिन हो या फिर कोई और दूसरा सैलिसिलेट आप 5 ग्राम के ऊपर लेते हो, तो इसमें उल्टा इफेक्ट दिखता है। उल्टा इफेक्ट मीन्स यूरिक एसिड का रिटेंशन नहीं होता, बल्कि इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो 3 ग्राम पर डे लेंगे तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, बट अगर हम 5 ग्राम या ज्यादा लेते हैं, उससे ज्यादा लेते हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन जो है यूरिक एसिड का वो प्रिवेंट हो जाएगा। यूरिक रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये अल्टीमेटली किडनी में ही होता है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन प्रिवेंट कर देगा, जिसके वजह से हमारा यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। अदर मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। एट लार्ज डोज सैलिसिलेट एनहांस यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड शुगर बाय टिश्यू सेल विच लीड्स टू लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बोलते हैं। तो लार्ज डोज में तो आपने देख लिया कि भाई यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट कैसा होता है यूरिक एसिड का। उसके अलावा लार्ज डोज अगर हम सैलिसिलेट का लेते हैं तो सैलिसिलेट क्या करता है, जो टिश्यू है, हमारे जो मसल्स के टिश्यू है या स्केलेटल मसल्स के जो टिश्यू है, वहां पे क्या करता है, ब्लड शुगर का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। अब ये ब्लड शुगर का यूटिलाइजेशन क्यों बढ़ता है, बिकॉज सेल का जो आपका वर्क कैपेसिटी जो है वहां पे बढ़ जाता है, और उसको एनर्जी का जरूरत होता है, और एनर्जी हमें अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट से या फिर आप उसको ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं, उससे मिलता है। तो वहां पे सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से एटीपी जनरेशन होता है और सेल इफिशिएंटली काम करता है। तो इसलिए ब्लड शुगर का जरूरत पड़ता है टिश्यू सेल को। बट
जब हम ये सैलिसिलेट लेते हैं तो सैलिसिलेट लेने के वजह से जो सेल है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स के जो सेल है, वहां पे ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है और सेल को ज्यादा शुगर की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा शुगर वो ब्लड से ले लेता है, जिसके वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होती है और हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट दिखता है, मींस ब्लड शुगर का लेवल कम होना। सैलिसिलेट आर आल्सो इफेक्टिव इन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है इसमें ये सैलिसिलेट यूज होता है। आपने देखा होगा सैलिसिलिक एसिड का शैम्पू आता है एज एन एंटी डैंड्रफ एंड एंटी फंगल एजेंट। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये केराटोलाइटिक इफेक्ट दिखाता है, इसलिए इसको कॉर्न्स में भी यूज करते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, इसमें भी इसको यूज करते हैं। अब ये मिथाइल सैलिसिलेट जो है, जिसे हम विंटर ग्रीन ऑयल भी बोलते हैं, तो ये मिथाइल सैलिसिलेट भी यही कैटेगरी का ड्रग है, बट ये यूज नहीं होता है एज एन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक ड्रग। इसका सिंपल यूज है एज अ रूबिफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट ड्रग। तो रूबिफिशिएंट मीन्स ये क्या करता है, स्किन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, और जहां पे आप मिथाइल सैलिसिलेट को लगाएंगे वहां पे इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जहां पे आपको पेन हो रहा है, पेन के वजह से जो अनप्लीजेंट इफेक्ट मिल रहा है, ये मिथाइल सैलिसिलेट उसको कम करने का काम करता है बाय रूबिफिशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट इफेक्ट। तो आपका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जिसके वजह से आप अपना पेन भूल जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में एट थेरापेटिक डोज इट कॉजेस नोशिया एंड वोमिटिंग। अगर हम इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो डेफिनेटली हमको नोशिया एंड वोमिटिंग होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग इज कॉमन, रेयरली एलर्जिक रिएक्शन में ऑकर। तो ये चीज हमारे सैलिसिलेट में होता है। थेरापेटिक डोज को अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो नोशिया वोमिटिंग होने का चांसेस है, बट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग ये कॉमन इसका साइड इफेक्ट है और एडवर्स इफेक्ट है। और कोई पर्सन सैलिसिलेट को एलर्जिक होता है तो उसको रैशेस आने का भी चांसेस होता है। उसके बाद सेकंड एडवर्स इफेक्ट है जो कि मेन एडवर्स इफेक्ट है। द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट इज हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। ठीक है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया मीन्स डिक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन लेवल इन ब्लड लीड्स टू इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेन एडवर्स इफेक्ट है। अगर आपको हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया जो है अगर याद नहीं है तो आप उसको डिक्रीज इन प्रोथ्रोम्बिन लेवल इन ब्लड भी लिख सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन ये जो है ये ब्लड कोएगुलेशन के लिए बहुत इफेक्ट है, ब्लड के थिकनेस के लिए बहुत इफेक्ट इसका काम करता है। तो ब्लड का जो थिकनेस मेंटेन करने का काम जो है ये प्रोथ्रोम्बिन करता है। बट अगर हम सैलिसिलेट लेते हैं, स्पेशली एस्प्रिन लेते हैं, तो एस्प्रिन के वजह से क्या हो जाता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया हो जाता है, जिसके वजह से प्रोथ्रोम्बिन की लेवल कम हो जाती है, ब्लड का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, ब्लड थिन होने लगता है, और जिसके वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली जो है ये सैलिसिलेट जो है स्पेशली एस्प्रिन एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट भी प्रिस्क्राइब करते हैं इन सर्टेन केसेस टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी सैलिसिलेट यूज करते हैं एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट।
उसके अलावा है क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैलिसिलेट में कॉज टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन नोन एज सैलिसिलिज्म। अब अगर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में सैलिसिलेट ले लिया है तो इसके वजह से हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिलते हैं जिसे हम सैलिसिलिज्म बोलते हैं, जिसके सिम्टम्स में आता है नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक, टेनिटस। टेनिटस मीन्स रिंगिंग इन ईयर्स, आपके जो कान है कानों में रिंगिंग जैसा कुछ लगेगा, ऐसा चन आवाज आएगा। डिफनेस आने का चांसेस है, मीन्स बहरे होने का चांसेस है। डिजीनेस आ सकता है, आप बैलेंस नहीं बना सकते। रेस्टलेसनेस आता है एंड मेंटल कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज होता है जब हम सैलिसिलिज्म कंडीशन में चले जाते हैं और हम क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारा सैलिसिलेट में, सैलिसिलेट को बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लेते हैं। ठीक है, दिस सिम्टम्स डिसअपियर ऑन रिडक्शन ऑफ ड्रग डोसेज। अगर हम इसका यूज और कंजम्पशन बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे हम नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी में कॉज हाइपरपायरेक्सिया। एक्यूट टॉक्सिसिटी में हाइपरपायरेक्सिया होने के चांसेस है। अब ये हाइपरपायरेक्सिया क्या है? हाइपरपायरेक्सिया मींस आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, जिसके वजह से पेशेंट जो है कोमा में जाने का चांसेस है और डेथ भी होने का चांसेस है। तो ये सैलिसिलिज्म में एक्यूट टॉक्सिसिटी में हाइपरपायरेक्सिया भी हो सकता है। कन्वर्जन भी हो सकता है। कन्वर्जन आपको पता है, मिर्गी जो बोलते हैं आप लोग, ये होने का चांसेस है, या फिर पेशेंट फिर कोमा में भी जा सकता है। तो सैलिसिलिज्म अगर होता है तो अल्टीमेटली ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब थेरापेटिक यूज हम देखते हैं। सैलिसिलेट्स आर इफेक्टिव इन रिलीविंग मस्कुलोस्केलेटल पेन। जो मसल्स रिलेटेड पेन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है सैलिसिलेट ड्रग्स, स्पेशली एस्प्रिन आप बोल सकते हैं। डोज ऑफ सोडियम सैलिसिलेट एंड एस्प्रिन इज 0.3 to 1 ग्राम एंड कैन बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 आवर्स। तो आप 0.3 ग्राम या 1 ग्राम का सोडियम सैलिसिलेट और एस्प्रिन अगर देते हैं 4 आवर्स में तो आपको पेन से आराम मिल जाता है। दे सर्व एज एन इफेक्टिव थेरेपी इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर में जो है ये आपका ड्रग जो है बहुत इफेक्टिव है। कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट। तो फीवर में एस्प्रिन को प्रेफर करते हैं देन एंटी इन्फ्लामेटरी। उसके बाद मिथाइल सैलिसिलेट, जिसे आप गंधपुरा ऑयल भी बोलते हैं, विंटर ग्रीन ऑयल भी बोलते हैं, तो ये जो है ये यूज होता है एज अ काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफेसिएंट। ठीक है, तो ये मिथाइल सैलिसिलेट मोस्टली जो है आपके पेन बाम्स में होता है, पेन ऑयल्स में होता है। जितने भी पेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पेन मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स है, इसमें मिथाइल सैलिसिलेट होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा स्मेल आता है जिससे वैसा ही आराम पड़ता है। सैलिसिलेट्स आर आल्सो यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो सैलिसिलेट जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट करके भी यूज करते हैं। बट स्पेशली एस्प्रिन हो गया, ये जो है मोस्टली एंटीपायरेटिक एजेंट्स के लिए या फिर पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट जो है, अब ये ब्लड थिनिंग एजेंट मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे पापा जो है, मेरे पापा को इकोस्प्रिन प्रेफर करते हैं कि भाई ब्लड में जो है थोड़ा सा थिननेस रहे। थिननेस मीन्स ब्लड थोड़ा पतला रहे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहे। तो इसलिए मुझे याद है, तो एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट स्पेशली एस्प्रिन को यूज करते हैं। ये फिर से रिपीट स्लाइड आ गया है।
तो आज हम सिर्फ एक कैटेगरी देखे हैं, सैलिसिलेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके अलावा जो 7 कैटेगरीज बची है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press notification bell for my next video, and thanks for watching. Good night. God bless you.